स्टूडेंट, एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसके बारे में हम कल थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस डीएलएड सेकेंड ईयर का बुक का चल रहा है नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें चल रहा है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को कालक्रम की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पहली है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरी है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और तीसरी है आधुनिक काल आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा। तीन प्रकार इनको भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया। पहली है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन में आ जाएगी जहाँ से शुरुआत हुई थी भाषा की उत्पत्ति, जैसे पुरानी जगत या मानव जगत की उत्पत्ति हुई थी, वहाँ इसको किस तरह से प्रयोग में लिया जाता था, किस तरह किस भाषा का या शब्दों का उनका ध्वनियों के माध्यम से या शब्दों के अर्थों के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता। फिर मध्यकाल में आर्य भाषा का क्या रूप था और प्राचीन काल में आर्य भाषा का क्या रूप था और अब आधुनिक में कैसा इसका वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत क्या आ जाएगा कि यह वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। इसका क्या अर्थ है कि यह वैदिक साहित्य में यानी पुरानी वैदिक साहित्य में इसका वर्णन मिलता है। वैदिक साहित्य में इसका वर्णन मिलता है। अब इसका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का कार्यकाल। फिर देखते हैं हम इसका मध्यकालीन आर्य भाषा का है 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भाषा का क्या कार्यकाल है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या आ गया? इसके मध्य का और इसके मध्य का काल आ जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं आधुनिक आर्य भाषा का काल। आधुनिक आर्य भाषा का काल फिर 1000 से अब तक। आधुनिक आर्य भाषा का काल 1000 ईसा पूर्व से अब तक, जो वर्तमान में आधुनिक चल रहा है इसमें। तो अब इसके भी अलग अलग प्रकार है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को भी 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों से संबंधित आ जाएगी, जैसे हमारे 4 प्रकार के वेद माने गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। और फिर लौकिक संस्कृत का अर्थ निकल रहा है लोक में, जो संसार में व्याप्त है, जो संसार में जिस भाषा का जिन शब्दों का जिनका वर्णन किया जाता है उसके अंतर्गत ये चीजें आ जाएंगी। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है? पहली है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरी है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में जो वेदी जो ब्राह्मण है उनसे जो पंडित है वो अपनी भाषा का जो उसमें अपने सामाजिक कार्य में या जो पुराण आदि है वेद है उनमें काम में लेते हैं। लौकिक संस्कृत में आ गया जो संसार में व्याप्त यानी जन सामान्य की भाषा आ जाएगी लौकिक संस्कृत में। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है।
वैदिक संस्कृत का हम कार्यकाल देखते हैं एक बार। वैदिक संस्कृत का है 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। ये आ गया वैदिक संस्कृत का कार्यकाल। अब देखते हैं हम लौकिक संस्कृत का। तो लौकिक संस्कृत का आ जाएगा 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये हो गया वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का कार्यकाल। अब देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा को। मध्यकालीन आर्य भाषा को भी 3 भागों में बांटा गया है। पाली भाषा। पाली को क्या कहा गया है? प्रथम प्राकृत। पाली भाषा को प्रथम प्राकृत का नाम दिया गया है। पाली भाषा का कार्यकाल देखते हैं हमें 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अब दूसरी देखते हैं हम प्राकृत भाषा। पाली प्राकृत। प्राकृत को यहां बोलेंगे द्वितीय प्राकृत भाषा। इसे इस दूसरे नाम से पुकारते हैं द्वितीय प्राकृत भाषा। तो इसका कार्यकाल हो जाएगा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तीसरी है अपभ्रंश। अपभ्रंश का दूसरा नाम है तृतीय प्राकृत। इसको प्राकृत भाषा के रूप बताए गए पाली, प्राकृत और अपभ्रंश को। तो प्राकृत अपभ्रंश भाषा का है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो ये हो गया आधुनिक आर्य भाषा का जो 1000 ईसा पूर्व से अब तक चल रही है। इसके कोई प्रकार नहीं है, बाकी ये अब काम में ली जा रही है सामान्य तौर पर। तो अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब पहले देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की। ये एक बार फिर से देख लो। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में पहली प्राचीन, दूसरी मध्यकालीन और तीसरी आधुनिक आर्य भाषा। अब इसका कार्यकाल है प्राचीन का 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अगला देखते हैं मध्यकालीन का 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आधुनिक आर्य भाषा आ जाएगी 1000 से अब तक, जो अब सामान्य बोलचाल या सामान्य जन की भाषा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है वैदिक संस्कृत, दूसरी है लौकिक संस्कृत। वेदों में जो आ जाएगी, जिसमें संहिता, ब्राह्मण, वेद, उपनिषद इसके अंतर्गत आ जाएंगे। लौकिक संस्कृत जो सामान्य बोलचाल की भाषा है, जन सामान्य जन की भाषा है, इसका हम आगे वर्णन करते हैं। वैदिक संस्कृत का कार्यकाल है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक और लौकिक संस्कृत का है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब देखते हैं हम मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा तो इसके बीच के 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहली है पाली भाषा। पाली को प्रथम प्राकृत का भी उपनाम दिया गया है। दूसरी है प्राकृत, इसे द्वितीय प्राकृत का नाम दिया गया है। तीसरी है अपभ्रंश। अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत का नाम दिया गया है। तो पाली भाषा है, उसमें 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक कौन सी आ जाएगी? प्रथम प्राकृत भाषा। द्वितीय प्राकृत में आ जाएंगी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश में आ जाएंगे तृतीय प्राकृत यानी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब 1000 ईसा पूर्व से क्या चल जाएगा? फिर आधुनिक आर्य भाषा का विकास हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत किसे कहा गया है। अब हम करेंगे वैदिक संस्कृत के बारे में विस्तार से चर्चा। वैदिक संस्कृत प्राचीन आर्य भाषा का नमूना। वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का नमूना। वैदिक साहित्य में
वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य में यानी वेद पुराण जो है, पुराण व्याकरण से संबंधित जो भी है उनमें दिखा, जैसे ब्राह्मण आ गए, उपनिषद आ गए, संहिता आ गई, इसके अंतर्गत इसका दिखाई देता है। तो वैदिक साहित्य सर्जन, वैदिक संस्कृत, वैदिक साहित्य का सर्जन किसमें हुआ है? वैदिक साहित्य का सर्जन, वैदिक साहित्य का सर्जन किसमें हुआ है? वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में हुआ है। वैदिक साहित्य का सर्जन वैदिक संस्कृत में हुआ है। तो वैदिक संस्कृत को और कौन कौन से उसके नाम है? वैदिक संस्कृत के उपनाम, उपनामों में से वैदिक, वैदिकी, छंदस आदि उपनामों से इसे जाना गया है। क्यों? इसके छंदों में भी क्या आता है? व्याकरणिक टिप्पणी आती है। वैदिकी इसका वैदिक नाम से पड़ा है, तो ये इसके उपनाम हो गए। अब देखते हैं इसको। वैदिक साहित्य के भी 3 भाग है, 3 भाग में आ जाएंगे। वैदिक संस्कृत के 3 भाग हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है उपनिषद और तीसरी है संहिता। ब्राह्मण, उपनिषद और संहिता 3 भागों में बांटा गया। अब ब्राह्मण के अंतर्गत क्या आता है? कर्मकांड। ब्राह्मण के अंदर किसके चीजों की व्याख्या की गई है? कर्मकांडों की। आगे देखते हैं उपनिषदों के अनुसार। अब उपनिषदों में किस चीज का वर्णन किया गया है? उपनिषद में आ जाएंगे हमारे इन वैदिक मनीषियों ने आध्यात्मिक चिंतन के दर्शन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? आध्यात्मिक चिंतन के दर्शन, आध्यात्मिक चिंतन के दर्शन। इसमें आ जाएगा ईश्वर में आस्था रखने वाले आस्तिक लोगों जो देवीय सिद्धांत है वो इसमें आ जाएंगे। इसमें उपनिषदों की संख्या 108 बताइए। उपनिषदों की संख्या कितनी बताइए? 108। लेकिन मुख्य रूप से सभी विद्वानों ने इनको जोड़ तोड़ के लास्ट में मुख्य रूप से कितने बताए? इसकी 12। मुख्य रूप से इनकी संख्या 12 बताई है। अब देखते हैं संहिता। संहिता के अंतर्गत इसमें ऋक् संहिता, संहिता को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहली है ऋक् संहिता, दूसरी है यजु, पहली है ऋक् संहिता, दूसरी है यजु, तीसरी है साम और अर्थव संहिता। साम और अर्थव संहिता के भी 4 भाग है। ऋक्, यजु संहिता, ऋक् संहिता, साम संहिता और अर्थव संहिता। तो इसमें मुख्य रूप ऋक् संहिता को दिया गया है। ऋक् संहिता में क्या होता है? यह महत्व की दृष्टि से प्रधान है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ऋक् क्या है? महत्वपूर्ण। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? ऋक् का शाब्दिक अर्थ है इसका स्तुति करना। शाब्दिक अर्थ हो गया इसका स्तुति करना। तो अब देखो, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में इनको 2 भागों में विभाजित किया गया था। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत नाम से दिख रही है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का नमूना वैदिक साहित्य में ही दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का सर्जन वैदिक संस्कृत में हुआ कि वैदिक साहित्य, इसका नाम से ही पता चला। तो इसका जननी भी कौन है? वैदिक संस्कृत। अब इसके उपनाम है वैदिकी, छंदस, वैदिक आदि है। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है वैदिक संस्कृत को। 3 भाग में ब्राह्मण जिसमें कर्मकांडों की व्याख्या की गई है, दूसरा है उपनिषद। तो उपनिषद में आध्यात्मिक चिंतन के दर्शन होते हैं, यानी कि ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग रहते हैं। उपनिषदों की संख्या वैसे तो 108 है, लेकिन मुख्य रूप से इनको 12 भागों में बांटा गया है, यानी 12 इनको मुख्य रूप से नाम दिया है। अब संहिता आ गई। संहिता भी 4 प्रकार की होती है।
ऋक् संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अर्थव संहिता। तो महत्वपूर्ण किसको माना है? ऋक् संहिता को। ऋक् संहिता में कौन सी आ गई? इसका शाब्दिक अर्थ हो गया स्तुति करना। अब देखते हैं हम वैदिक संस्कृत की ध्वनियां। वैदिक संस्कृत की ध्वनियां, इसमें कितने स्वर और व्यंजनों को शामिल किया गया है वैदिक संस्कृत में? वैदिक संस्कृत की ध्वनियां डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और उदय नारायण तिवारी के अनुसार, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और उदय नारायण तिवारी के अनुसार उदय नारायण तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत की ध्वनियों को गिनते हम, तो उन्होंने वैदिक ध्वनियां 52 मानी है। इन दोनों ने कितनी मानी है? इनकी संख्या वैदिक ध्वनियां, वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, जिसमें से 39 आ गए व्यंजन और 13 आ गए स्वर। जिसमें क्या हो गए? 13 स्वर और 39 व्यंजन। 13 स्वरों में आ जाएंगे ए, आ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ आदि। ये 13 स्वर आ जाएंगे। व्यंजनों की चर्चा करते हैं। व्यंजनों में कैसे महत्व के आ जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, उसमें श है, उसमें आ जाएंगे ये रलव है। तो ये शब्द व्यंजनों में और भी जो है 4-5 जो अनुस्वार है या अनुनासिक है, विसर्ग है, वो भी इस 39 व्यंजनों के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष आदि सभी व्यंजन आ जाएंगे। अब आगे देखते हैं हम लौकिक संस्कृत। अब चर्चा करते हैं हम लौकिक संस्कृत के बारे में। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लोक यानी लोक, जन की भाषा, लोक धन एक जन की सामान्य भाषा, स्पष्ट रूप दिखाई दे रहा है इसका। तो लौकिक संस्कृत में प्राचीन भारतीय वह रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में। अब लौकिक संस्कृत का वर्णन किस में मिलता है? इसका वर्णन पाणिनि जो हमारे व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान हैं, पाणिनि की अष्टाध्यायी रचना में मिलता है। पाणिनि की एक रचना अष्टाध्यायी, तो उसमें इसका वर्णन मिलता है। तो इसमें संस्कृत में 48 ध्वनियां शेष रह गई थी। इसमें क्या हुआ कि जो इसमें शेष रह गई थी, कौन सी? संस्कृत की 48 ध्वनियां शेष रह गई थी। शेष रह गई, जिसका वर्णन किस में आया? लौकिक संस्कृत में। अब लौकिक संस्कृत में किस किस में, लौकिक संस्कृत का कहाँ कहाँ वर्णन किया गया है? तो उसमें रामायण, महाभारत आदि लिखे गए हैं। लौकिक संस्कृत में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? रामायण, महाभारत, इनमें इनका लौकिक संस्कृत का वर्णन हुआ है। रामायण और महाभारत लौकिक संस्कृत के रूप में लिखी गई है। तो अब इसके आगे देखते हैं कि इस काल की भाषा योगात्मक थी। योगात्मक मतलब योग यानी भाषा का मिलान होता था। इसकी भाषा कैसी थी लौकिक संस्कृत की? योगात्मक, यानी संस्कृत है तो संस्कृत में भाषा को एक शब्द दूसरे शब्द से लगाव होता है, यानी जुड़ाव होता है। फिर हिंदी भाषा में तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, फिर बाद में उसका अर्थ निकालते हैं। बाकी संस्कृत में इसका जोड़, आपस में शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। तो इसके कारण इसमें शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे। धातु रूप भी क्या थे? सुरक्षित। धातु रूपों का भी वर्णन था। और क्या था इसमें? संगीतात्मकता का भी, यानी संगीत का भी इसमें विस्तार किया गया था। संगीतात्मकता का
विस्तार था, यानी कि संगीत सिद्धांत को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। अब देखते हैं इसको मध्यकालीन आर्य भाषा को। अब आगे चर्चा करते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। ये हो गई हमारी लौकिक वैदिक संस्कृत में तो वेदों की संख्या, वैदिक संस्कृत जो हमारे वेद, उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण आदि उसमें मिलते थे। फिर लौकिक संस्कृत में पाणिनि के अष्टाध्यायी में लौकिक संस्कृत का ही वर्णन किया गया है, तो इसमें 48 ध्वनियाँ शेष रह गई थी, जिसका वर्णन हमें लौकिक संस्कृत में मिलता है। इसमें कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? रामायण, महाभारत। और इसकी भाषा कैसी थी? योगात्मक। संस्कृत भाषा कैसी है? योगात्मक। और धातु रूपों का वर्णन भी था और संगीत को अधिक ज्यादा विस्तार से बताया गया है इसमें। अब आगे देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब अगली देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। दूसरी है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा का कार्यकाल है 500 से 1000 ईसा पूर्व। 500 से 1000 ईसा पूर्व। अब मध्यकालीन आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया था, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, जिसका हम अब चर्चा आगे कर रहे हैं विस्तार से। तो मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत प्रथम प्राकृत है पाली भाषा। पाली, जिसको प्रथम प्राकृत का नाम दिया गया है। प्रथम इसका पाली का है 500 ईसा से 1001 ईस्वी तक। प्रथम प्राकृत का कार्यकाल क्या है? 500 ईसा से 1 ईस्वी तक। तो पाली का हम चर्चा करते हैं। पाली का अर्थ है बुद्ध वचन, यानी ये बौद्ध धर्म की भाषा है। पाली का अर्थ क्या है? बुद्ध वचन। इसका शाब्दिक अर्थ है पाली का बुद्ध वचन। बुद्ध वचन है तो सीधी सी बात है, यह बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म में मान्य है, बौद्ध धर्म की भाषा है। पाली का शाब्दिक अर्थ हो गया बौद्ध वचन और इसमें यह बौद्ध धर्म की भाषा है। तो अब पाली के अंतर्गत यह किसमें हुई है? यह त्रिपिटक ग्रंथों में। पाली का वर्णन किस में किया गया है? त्रिपिटक ग्रंथों में। पाली भाषा का वर्णन त्रिपिटक, ये त्रिपिटक कौन कौन से त्रिपिटक ग्रंथों में किया गया है? त्रिपिटक ग्रंथ भी 3 प्रकार के होते हैं, नाम से पता चल रहा है कि त्रिपिटक। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है अभिधम्म पिटक और तीसरा है विनय पिटक। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। अब सुत्त पिटक के अंतर्गत क्या आ जाएगा? सुत्त पिटक में आ जाएगा साधारण बातचीत। साधारण बातचीत यानी जो बुद्ध के उपदेश थे वो हमें साधारण भाषा में दिए गए हैं, यानी कि जो सबके समझ में आने वाली। तो इसमें बुद्ध के जो उपदेश हैं वो सीधी और सरल भाषा में दिए गए हैं। अभिधम्म में धर्म से संबंधित आ जाएगा, धर्म से संबंधित, धर्म से संबंधित। और विनय पिटक में आ जाएगा जो अनेक संघ संचालन है, संगठन है, संस्थाएं हैं, उनके अंदर जो एकजुटता की भावना है उस वो विनय पिटक में आ जाएगी। अब आगे देखते हैं हम अपभ्रंश। तीसरी भाषा है इसकी अपभ्रंश। दूसरी है प्राकृत।
प्राकृत को क्या नाम दिया गया है? द्वितीय प्राकृत। अब इसका कार्यकाल है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा को द्वितीय प्राकृत नाम दिया गया है। इसमें यह प्राचीन जन भाषा है। बोलचाल की भाषा होने के कारण यह प्राचीन जन भाषा है। प्राचीन जन भाषा होने के कारण यह क्या थी, पंडितों में इतनी प्रसिद्ध नहीं थी। पंडित अपनी बोलचाल की भाषा में इसका ज्यादा प्रयोग नहीं करते थे। तो यह प्राचीन जन भाषा है। फिर धीरे धीरे इसका रूप परिवर्तन होता गया, तो पंडितों ने इसका महत्व कम कर दिया। तो यह इसकी उत्पत्ति भी संस्कृत से हुई है। प्राकृत की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से। संस्कृत भाषा से। प्राकृत की उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा से हुई है। अब संस्कृत के प्राकृत के 5 भेद है, और इसका जैसे ये बौद्ध पाली क्या है, बौद्ध साहित्य में लिखी गई थी, तो प्राकृत भाषा जैन साहित्य में लिखी गई है। प्राकृत भाषा जैन साहित्य में लिखी गई है। अब आगे देखते हैं इसका अगला रूप कि इसके भी 5 भेद हैं। 5 भेद है, जिसमें पहला है शोरसेनी, दूसरा है पैशाची, तीसरा है महाराष्ट्री, चौथा है अर्धमागधी, और 5वां है मागधी भाषा। शोरसेनी जो शोरसेन प्रदेश के आसपास की भाषा, मथुरा या सूरसेन जनपद के आसपास की भाषा है। पैशाची आ जाएगा पश्चिमी कश्मीर के आसपास की भाषा। पैशाची क्षेत्र में कौन सा आ जाएगा? पश्चिमी कश्मीर के आस, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का क्षेत्र आ जाएगा। और आगे इसमें अर्धमागधी में आ जाएगा मागधी और शोरसेनी दोनों के आसपास का क्षेत्र, शोरसेनी और मगध का क्षेत्र। और मागधी भाषा में आ जाएगा मगध का आसपास का क्षेत्र। ये हो गए इसके बारे में चर्चा। तो अब आगे देखते हैं अपभ्रंश। तीसरा इसका प्रकार है अपभ्रंश। पहला हो गया पाली, दूसरा प्राकृत और तीसरा है अपभ्रंश। अपभ्रंश का कार्यकाल आ जाएगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईसा पूर्व तक। यह आ गया अपभ्रंश का कार्यकाल। अब अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ, यानी कि जैसे अप यानी अप तो अप शब्द है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? शाब्दिक अर्थ बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ, यानी कि इसका कोई इतना शब्दों का सही तरीके से तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, या भाषा का सही सहज दृष्टि से किसी को समझ में नहीं आती। तो इसका अर्थ हो गया कि महाभाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग, कोई महाभाष्यकार था, कोई विद्वान, तो इसने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग क्या किया है? इसने अपभ्रंश शब्द को अपशब्द का प्रयोग किया है। अपभ्रंश शब्द का क्या बताया अर्थ है? अपशब्द। अपशब्द से इसकी तुलना की है कि नाम से अप दिख रहा है तो अपशब्द के रूप में इसकी तुलना की है। अब भाषा का रूप सुसंस्कृत न होकर इसका क्या है कि भाषा का रूप सुसंस्कृत यानी अच्छी तरह से जैसे संस्कृत भाषा का प्रयोग है वो इसमें न रहकर एक सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पंडितों की दृष्टि से यह भाषा अत्यंत ही गिरी हुई या बिगड़ी हुई मानी जाती है, यानी इसका कोई अस्तित्व नहीं था। इसके में कोई सामान्य बोलचाल की भाषा में या जो अनेक ग्रंथ, जैसे इनमें एक ग्रंथ लिखे, जैसे ये बौद्ध धर्म की हो गई, प्राकृत वो जैन धर्म की हो गई,
तो इसमें अपभ्रंश का कोई अस्तित्व नहीं रहा या इसका कोई वर्णन नहीं किया। तो ये हो गई हमारी प्राचीन भारत। तो हम इसके मध्यकालीन आर्य भाषा भी 3 भागों में विभाजित है। अब आगे वाले अध्याय में हम चर्चा करेंगे आधुनिक आर्य भाषा के बारे में। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे तो उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। थैंक यू।